नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास में हम मुस्लिम राजपूत संघर्ष पढ़ रहे थे और उसमें हमने हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो चौहान शासक थे वो तीन थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हमीरदेव चौहान रणथंभौर वाले, और एक थे कानड़देव जो कि जालोर के सोनगरा चौहान कहलाते हैं, वो थे। इन तीनों शासकों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको इन शासकों के संबंध में अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम वंश पढ़ेंगे तब चौहानों के वंश के बारे में मैं और बताऊंगा। बाकी जालोर के चौहानों के बारे में भी पढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहान पूरे पढ़ लिए हैं ना, उसमें उतना ही है मामला। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो विद्यार्थियों गुहिल शासक जो थे, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तीन गुहिल शासक हैं, जिसमें एक तो है रावल रतन सिंह, है ना, और उसके बाद में जो शाखा है वो बदल जाती है गुहिलों की, और वो सिसोदिया शाखा के शासक आते हैं। फिर एक सांगा और एक आएंगे प्रताप। तो ये तीन शासक यानी रतन सिंह, सांगा और प्रताप, इन तीन शासकों का मुस्लिम शासकों के साथ जो संपर्क हुआ, जो संघर्ष हुआ, वो हम पढ़ेंगे। वो हमारे पाठ्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद दो शासक और बचेंगे जो कि राठौड़ शासक हैं, मालदेव और चंद्रसेन। इस प्रकार से ये टोटल 8 शासक हैं जो कि राजपूत मुस्लिम संघर्ष के रूप में हमारे प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके अलावा फिर हम राजवंश पढ़ लेंगे, है ना, और राजवंश पूरे होते ही आधुनिक राजस्थान में चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग क्या रहेगी हमारी? हेडिंग रहेगी विद्यार्थियों रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, है ना। रतन सिंह, रावल है ये, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, है ना। रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है विद्यार्थियों। बड़ी दिलचस्प है ये कहानी। किसको ये पता नहीं होगी? इतिहास के विद्यार्थियों को तो सबको पता होगी। ये फिल्म भी देखी होगी, संजय लीला भंसाली वाली, जिसपे काफ़ी विवादित ये फिल्म रही थी, है ना। पद्मावत नाम से जो फिल्म आई थी, ये पद्मिनी इसकी रतन सिंह की पत्नी थी, है ना, महारानी थी, और अलाउद्दीन उसको पाना चाहता था। इस प्रकार की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत जो महाकाव्य है 1540 में, और एक अफ़गान शासक था शेरशाह सूरी, उसके काल में ये लिखा गया था। यानी कि ये जो घटना घटित हुई उसके 237 साल बाद ये ग्रंथ लिखा गया था पद्मावत, उसके आधार पे और ये पूरी कहानी चलती है ना। तो क्या क्या होता है ये कहानी में, वो पूरी बात हम जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रावल रतन सिंह था ये चित्तौड़ का शासक था, है ना। कहाँ का शासक था ये? रावल रतन सिंह तो था चित्तौड़ का शासक, ठीक है विद्यार्थियों, चित्तौड़ का शासक था। अब ये यहाँ पर कैसे कैसे आया? चित्तौड़ का शासक था, है ना, चित्तौड़ का शासक था। और ये किस वंश से था? गुहिल वंश से था, है ना। गुहिल शासक था ये, गुहिल वंश था इसका, और रावल शाखा थी, और चित्तौड़ का शासक था, ये ध्यान रखो। और अलाउद्दीन खिलजी इसके समय दिल्ली का शासक था ही था, दिल्ली का शासक था ये। दिल्ली का शासक कब बना था? दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी ये बना था 1296 में बना था, अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके। और ये रावल रतन सिंह जो शासक बने वो बने थे समर सिंह के बाद, है ना, समर सिंह के बाद शासक बने थे। और रावल रतन सिंह का जो कार्यकाल माना जाता है विद्यार्थियों, वो माना जाता है, कुछ किताबें तो 1302-1303 ही लिखती हैं, है ना, कि इसका जो कार्यकाल था वो साल भर भी नहीं रहा। और कुछ किताबें जो हैं विद्यार्थियों वो लिखती हैं 1301 से और 1303 तक लिखती हैं। कहते हैं कि लगभग 2 साल तक इनका शासन रहा था, है ना, लगभग 2 साल जो है इनका शासन रहा था, है ना। ऐसी बात जो है हमें ओझा साहब जो है ना वो यहाँ पे ये बताते हैं, ओझा साहब बताते हैं, शायद जितना मुझे याद आ रहा है। मतलब जो हमारी पुस्तक है शर्मा एंड पावा,
शर्मा एंड पावा की पुस्तक में, जो कि रेफरेंस पुस्तक है, टेक्स्ट बुक नहीं है, उसमें ये बात बताई जाती है। बाकी शासन पे आप ना जाएं, 1303 में तो खत्म ही हो गया था, 1 में स्टार्ट हुआ या 2 में स्टार्ट हुआ, इसमें कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सी है, विवाद है ना, तो आप इसमें ना फंसे। तो ये चित्तौड़ का शासक था और ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में बना था, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना थी। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने और चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, है ना। हम संघर्ष पढ़ रहे हैं, है ना, मुस्लिम राजपूत संघर्ष पढ़ रहे हैं, तो आखिर राजपूतों के ऊपर और इन मुस्लिमों का, या मैं कहूं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों हुआ, इसके कारण हम पहले लिखेंगे और फिर हम उस पूरी कहानी को समझेंगे कि क्या कहानी है उसकी, है ना। तो मैं लिखूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण, क्या क्या कारण थे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मतलब चित्तौड़ का जो किला था उसकी सामरिक और व्यापारिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। देखो, राजस्थान का कोई सा भी किला हो जिसके ऊपर अटैक हुआ है, तो एक तो किले की सामरिक और व्यापारिक स्थिति तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये किले बनाए ही इस जगह पर जाते थे जो कि वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण होती थी, है ना। तो इसलिए आप ये पॉइंट तो आप डालें ही डालें, ये आरएस मेंस वगैरह के लिए है। इस प्रकार का पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की संभावना कम रहती है, लेकिन कभी कभार कंसेप्चुअल सवाल भी और डाल देते हैं ना, जैसे 4 लाइनें डाल देंगे तो उसमें डाल देते हैं, है ना। तो हमें याद रखना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग की, चित्तौड़ दुर्ग, क्या चित्तौड़ की ही लिख देते हैं, तो उसमें चित्तौड़ शहर भी आ जाएगा, दुर्ग भी आ जाएगा ना। चित्तौड़ की सामरिक व व्यापारिक, सामरिक व व्यापारिक अवस्थिति, है ना, अवस्थिति। सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, और व्यापारिक मतलब व्यापार की दृष्टि से जो इसकी स्थिति थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक कारण। कारण नंबर 2 ये था विद्यार्थियों की, अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था वो साम्राज्य विस्तार चाहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था, ये बात हम पहले लिख चुके हैं। मतलब हर कारण में ये कारण रहेगा, है ना। तो महत्वाकांक्षा किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, है ना, एक की महत्वाकांक्षा। और एक कारण जो इसका बताया जाता है विद्यार्थियों, वो ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, जो कि कहते हैं कि अत्यंत सुंदर थी, उस पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, है ना। तो ये बात हम लिखेंगे कि रानी रावल रतन सिंह की पत्नी, ये लिखेंगे रावल रतन सिंह, ये कहीं पे आधा तय भी मिल जाता है, कहीं पे पूरा भी मिल जाता है ना। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी, आधा दय है ये, पद्मिनी को, रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को एक की प्राप्त करने की इच्छा, एक की प्राप्त या पाने की इच्छा, एक की पाने की इच्छा, है ना। ये था, ये प्रमुख कारण थे विद्यार्थियों 3। अब देखो, वैसे तो देखो ये पद्मिनी की कहानी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कहानी को कपोल कल्पित मानते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में तो जो है इस कहानी का जो है विद्यार्थियों जिक्र ही नहीं मिलता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी साहित्यकार था, दरबारी जो इतिहासकार था, वो अमीर खुसरो था, जिसने तारीख-ए-अलाई या खजाइन उल फुतूह एक ग्रंथ लिखा था। उसमें
इस अभियान का तो जिक्र मिलता है, लेकिन पद्मिनी की कहानी का जिक्र नहीं मिलता, है ना। पद्मिनी का तो जिक्र मिलता है, पद्मिनी को तो सेबा की रानी से तुलना की है पद्मिनी की अमीर खुसरो ने, लेकिन पद्मिनी की कथा का जिक्र होना कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी और रावल रतन सिंह इसको पाना चाहता था इसलिए आक्रमण किया, ऐसा कारण वो अमीर खुसरो नहीं बताता, है ना। तो ये बात मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा एक बात कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ कि ब्रैकेट में लिखता हूँ खजाइन उल फुतू में, खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो इस अभियान का वर्णन करते हैं, इस अभियान का वर्णन करते हैं, इस अभियान का वर्णन करते हैं, मगर पद्मिनी की कथा का जिक्र नहीं करते। पद्मिनी की कथा का जिक्र नहीं करते। पद्मिनी की जो कथा है उसका जिक्र नहीं करते। क्या कथा है मैं अभी बताऊंगा, नहीं करते। मगर देखो पद्मिनी की कथा का जिक्र नहीं है, पद्मिनी का तो है, मगर पद्मिनी का जिक्र किया है, मगर पद्मिनी की तुलना सेबा की रानी से जरूर की है ना। मगर पद्मिनी की तुलना सेबा की रानी से की है ना। ये विद्यार्थियों सवाल पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये सेबा की रानी से, यानी कि पद्मिनी की तुलना किसने सेबा की रानी से की है, तो अमीर खुसरो ने, या अमीर खुसरो ने पद्मिनी की तुलना किससे की है, तो सेबा की रानी से की है। इस प्रकार से सवाल बन सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई विद्यार्थियों कि रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो है। अब ये वाली बात किसने दी है, ये कारण किसने बताया है ना। तो ये कारण बताया है पद्मावत का, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके अनुसार है ये बात, है ना। सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, रेड कलर से लिख देता हूं, ठीक है। इस घटना का जिक्र, इस घटना या इस कारण का जिक्र, मैं यहाँ पे कारण लिखता हूं, इस कारण का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत, है ना, जो कि लिखा था 1540 ईस्वी में, शेरशाह सूरी के काल में, है ना, 40 ईस्वी में। और कब लिखा था, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के काल में लिखा था ना, ध्यान रखना। अपने ग्रंथ पद्मावत में किया है, है ना। इस कारण का है ये, सॉरी की नहीं, इस कारण का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत, जो कि 1540 में और शेरशाह सूरी के काल में लिखा गया था, में किया है, ठीक है। तो ये कारण थे विद्यार्थियों। इन कारणों के चलते और जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने और रतन सिंह पर आक्रमण किया। क्या कहानी थी, अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक घटना है उसका जिक्र करना चाहूँगा आपको, आपके समक्ष। वैसे तो आपने फिल्म देख ही ली होगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में और इस कहानी को समझाना चाहूँगा ताकि इस युद्ध अभियान को आप जो है पूर्ण रूप से समझ सको, ठीक है। देखो बात है विद्यार्थियों,
जो रानी पद्मिनी थी इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो पद्मिनी थी, देखो ये रानी पद्मिनी जो थी विद्यार्थियों, रानी पद्मिनी ये श्रीलंका के एक शासक थे। रानी पद्मिनी, इसके पिता कौन थे, पद्मिनी के पिता कौन थे? गंधर्व सेन पिता थे, गंधर्व सेन, है ना, सॉरी, गंधर्व सेन इनके पिता थे, जो कि सिंघल द्वीप, है ना, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका, है ना, सिंघल द्वीप मतलब श्रीलंका के शासक थे, है ना, श्रीलंका के शासक थे, ठीक है। और इनकी जो माता का नाम मिलता है वो चंपावती मिलता है ना, माता, ठीक है, माता का नाम क्या मिलता है? चंपावती, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लेना, माता का नाम यदि चंपावती नहीं होगा तो मैं कल अगली क्लास में ठीक करवा दूंगा। जितना अभी मुझे याद आ रहा है चंपावती है, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मुझे पूरी कहानी ये तो पता ही है, इसमें तो क्या ही देखना, तो मैं देख के नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज अभी हो रहा हूँ, चंपावती है या कोई और नाम है। जहाँ तक चंपावती ही है, वैसे मैं ये नहीं होगा तो अगली क्लास में ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो ये थी पद्मिनी। इसका एक तोता था विद्यार्थियों, पद्मिनी का एक तोता था, पालतू तोता था, है ना, तोता, जिसका नाम था हीरामन, है ना, हीरामन, हीरामन तोता था, जो कि पढ़ा तोता था, पढ़ा लिखा ना, पढ़ा लिखा तोता था, है ना, पढ़ा लिखा तोता था ये। और कहते हैं कि मानव जैसी आवाज निकालता था, है ना, मानव जैसी आवाज निकालता था, है ना, आवाज बोलता था, ठीक है, मानव जैसी आवाज में बोलता था, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो एक दिन हुआ क्या था, ये पद्मिनी अपने बाबुल के घर, अपने पिताजी के घर श्रीलंका में थी, और वहाँ पे गलती से इस हीरामन तोते का जो पिंजरा था उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया। तो ये जो हीरामन तोता था ये उस पिंजरे से बाहर निकल के और ऐसे खुले आसमान में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक एक शिकारी ने और इस हीरामन तोते को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया, और इसने एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने इस तोते को राजा को बेच दिया, सॉरी। और इस प्रकार से ये हीरामन तोता मेवाड़ के गोहिल शासक वही रावल रतन सिंह के दरबार में आ गए, और कहते हैं कि एक दिन ये जो तोता था, इससे रावल रतन सिंह की जो अन्य रानी थी उन्होंने पूछा कि ये कि जो पद्मिनी है वो कैसी है ना। तो इसने कहा कि हीरामन ने कहा कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो उसने इसकी जो सुंदरता थी, हीरामन तोते ने पद्मिनी की सुंदरता का बखान जब किया, तो रावल रतन सिंह के अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मैं रानी पद्मिनी को देखूं, है ना, रानी पद्मिनी को देखूं। तो रावल रतन सिंह कहते हैं कि एक भिखारी का भेष, एक साधु का भेष बनाते हैं, और साधु का भेष बनाकर और हीरामन तोते को अपने साथ लेकर और चल देते हैं श्रीलंका के लिए, रानी के पद्मिनी से मिलने चल देते हैं। और वहाँ पे जाके देखा तो जितनी सुंदरता का बखान हीरामन ने किया था उससे कहीं बढ़कर और पद्मिनी को रतन सिंह ने पाया। बड़ा ही गजब का वो दृश्य था। मैंने भी विद्यार्थियों एक गीत लिखा इसके ऊपर, बड़ा ही गजब का गीत है, काफ़ी दिन पहले लिखा था कि जैसे ही रतन सिंह ने उस रानी को देखा तो रतन सिंह के मन में एक ख्याल आया। उस ख्याल को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। शब्द कुछ यूं थे कि रतन सिंह कह रहा है कि देखा तुमको जब से गोरी, इस प्रकार से गीत लिखा है मैंने। मैं थोड़ा सा उसको गा देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो बताना, किसी दिन फिर पूरा गा दूंगा। अरे देखा तुमको जब से गोरी, दिल में मचा बवाल है, कैसे तुझे बनाया होगा, कैसे तुझे बनाया होगा,
रब से ये सवाल है। अरे देखा तुमको जब से गोरी, दिल में मचा बवाल है। कैसे तुम्हें बनाया होगा, कैसे तुम्हें बनाया होगा, रब से ये सवाल है। और क्या कहता है देखिए रतन सिंह। अरे ससीमुख नकाब में लगता जैसे, ससीमुख नकाब में लगता जैसे, कंचन घट में अमृत पान है। संपूर्ण सौंदर्य समाया तुझ में, तू सौंदर्य की खान है। संपूर्ण सौंदर्य समाया तुझ में, तू सौंदर्य की खान है। अरे कैसे भेजी तू धरनी पर, कैसे भेजी तू धरनी पर, रब को होता खूब मलाल है। कैसे तुझे बनाया होगा, कैसे तुझे बनाया होगा, रब से ये सवाल है। तो इस प्रकार की बात रतन सिंह पद्मिनी को देखकर और अपने मन में ऐसे विचार आते हैं। उन विचारों को ये तो खैर विचार मेरे थे, मैंने शब्दों में पिरोया है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि शशिमुख नकाब में लगता जैसे। शशिमुख कहते हैं चंद्रमा के, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे जो उसका मुखड़ा था, मुंह था, वो ऐसे लगा रतन सिंह को कि शशिमुख नकाब में, नकाब यानी घूंघट में, शशिमुख नकाब में लगता जैसे, कंचन घट में अमृत पान है। कंचन घट यानी, कंचन यानी सोना, घट यानी घड़ा, मानो सोने के घड़े में और अमृत भरा हो, है ना। इस प्रकार से मैंने उसको थोड़ा चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया है। और आगे लिखा है कि संपूर्ण सौंदर्य समाया तुझ में, तू सौंदर्य की खान है। ऐसा लगता है कि पूरा जो सौंदर्य है उसकी खान हो आप। कैसे भेजी तू धरनी पर, रब को होता खूब मलाल है। कि रब यानी कि वो जो परमात्मा है वो भी बड़ा पछतावा करता है कि इतनी सुंदर स्त्री को हमने वहाँ क्यों भेज दिया, ये तो हमारे यहाँ देवलोक में होनी चाहिए। उसको भी बड़ा पछतावा, मलाल यानी पछतावा होता है। तो इस प्रकार की घटना हुई। और जब रतन सिंह वहाँ पे भिखारी साधु के वेश में घूम रहे थे तो गंधर्व सेन को पता चल गया कि ये जो कोई साधु है, ये साधु नहीं, ये वास्तव में चित्तौड़ का शासक है। तो फिर उसने जो है उसकी शादी कर दी और रतन सिंह पद्मिनी को लेकर अपने चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ जब आए तो विद्यार्थियों हुआ कुछ यूं कि चित्तौड़ में एक राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि इसके दरबार में था, रतन सिंह के दरबार में, और जो टोने टोटके करने में बड़ा ही माहिर था। और कहते हैं कि रतन सिंह को इस बात का पता नहीं था कि ये टोने टोटके करता है। तो एक दिन वो राघव चेतन जो था, वो ब्राह्मण था, तांत्रिक था, एक दिन वो क्या छुप के, कहते हैं कि रानी को देख रहा था। वो भी उसकी सुंदरता को देखना चाहता था क्योंकि चर्चे थे पद्मिनी के। तो एक दिन जब वो छुप के देख रहा था, टोने टोट के भी जानता था, ये सारी चीज़ें जब रतन सिंह को पता चली तो रतन सिंह ने उसको दरबार से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि वो दरबार से बाहर निकाल दिया तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि रतन सिंह, मैं तेरे पूरे खानदान को तहस नहस करवा दूंगा। तुझे जिस रानी के ऊपर तू इतना घमंड कर रहा है, इस रानी को ही तेरे से जो छिनवा दूंगा। ऐसा ये प्रण करके और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जाकर जब पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को सुनाया कि पद्मिनी इतनी सुंदर है, तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी सुंदरता का बखान सुनने मात्र से मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर गया। इतना बताओ, मतलब ऐसी बात गोपीनाथ शर्मा जी ने इसमें, शर्मा एंड पावा जी ने लिखी है ना। मैं कोई ऐसे नहीं फेंक रहा, मतलब पता नहीं क्या क्या वहाँ पे उसको हुआ होगा। कहते हैं ना कि वो राहत इंदौरी का शेर तो आपने पढ़ा ही होगा कि उसकी कत्थई कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। तो रतन सिंह के लिए तो चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब चल गए। जब लड़कियों की आंखों से गोली चल सकती है, गाना सुना ही होगा, है ना, आँखियों से गोली मारे, तो वहां पे सब कुछ चला। और रतन सिंह घायल होके, सॉरी, जो अलाउद्दीन खिलजी था घायल होके गिर पड़ा, ये बात कहते हैं। और उसने ये ठान लिया कि अब मुझे पद्मिनी को प्राप्त करना है, और वो उसी समय सेना को जो सजा के और चल दिया चित्तौड़ अभियान की ओर। और कहते हैं कि 29 जनवरी
1303 को, और वो अभियान पर निकलता है। ऐसा फिक्स तारीख जो है हमें अमीर खुसरो साहब बताते हैं। और आकर दिल्ली के पास में वहाँ पे गंभीरी और बेडस नदी के बीच में और संपूर्ण चित्तौड़ का घेरा डाल देते हैं, और कहते हैं कि 5-6 महीने तक लगातार घेरा डाले रखा, लेकिन करीब 7 महीने तक घेरा डाले रखा। 8 महीने मिलता है कहीं कहीं पर। पद्मावत जो है वो तो पूरे 8 साल तक घेरा डाले हुए बताता है ना, लेकिन जो कि बात झूठी है पद्मावत की, तो क्योंकि 8 साल तो इसका कार्यकाल ही नहीं रहा ना। लेकिन जो भी है हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हुआ ये कि जब 7-8 महीने तक घेरा डला रहा, किसी भी पक्ष को सफलता नहीं मिली, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी ही जो चाल चली। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रतन सिंह से कि हमें आप केवल पद्मिनी की परछाई बता दो, पानी में या शीशे में, कैसे भी हमें परछाई बता दो, हम केवल उसकी परछाई को देखकर ही और हम चले जाएंगे। तो रतन सिंह ने सोचा लड़ाई के बजाय तो ठीक है, इसको एक बार दिखा दिया जाए। तो कहते हैं कि रानी को ऊपर ही ऊपर रखा और नीचे पानी रख दिया, और जब रानी ने ऊपर से ऐसे देखा तो पानी में, और रतन सिंह को उसको अलाउद्दीन खिलजी को रानी का जो अक्स दिखाई दिया, केवल उसका जो है प्रतिबिंब दिखाया। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब उस प्रतिबिंब को, यानी रानी पद्मिनी के प्रतिबिंब को देखा, तो वो और ज़्यादा मोहित हो बैठा। और चूंकि लेकिन राजपूत भी कुछ कम नहीं थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर कहते हैं कि चाल चली, और जब रतन सिंह उसको अलाउद्दीन खिलजी को किले के बाहर छोड़ने आया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद करके और दिल्ली लेके चला आया, और ये कहलवा भेजा कि अब रानी पद्मिनी स्वयं चल के यहाँ आए तो ही हम राणा को हमारी कैद से छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से कह दिया उसने। अब पद्मिनी ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया, और पद्मिनी ने कहा कि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि मैं अकेली नहीं आऊँगी। मैं मेरी सखियों के साथ में खेलती कूदती हूँ, तो मैं सखियों के साथ में रहती हूँ, तो मेरे साथ में मेरी सखियाँ भी आएंगी, और मेरी सखियों की डोली की कोई तलाश ही नहीं लेगा। 2 शर्तें अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रखी। अब अलाउद्दीन खिलजी ठहरा कामी आदमी, दूरदर्शिता वाला आदमी ठहरा यहाँ पे, क्योंकि उसने, वो तो बिल्कुल स्त्री के प्रेम में इतना मोहित था, इतना पागल हो रहा था कि उसको ये नहीं सोचा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकती है पद्मिनी। उसने कहा ठीक है, तेरी दोनों शर्तें मैंने मान ली, पर तू तो आ जा, कैसे भी तू आ जा। बस वो तो ये था कि पद्मिनी तू कैसे भी दिल्ली आ जा। पद्मिनी ने कहा ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, मैं आ रही हूँ। तो उसने क्या किया, पद्मिनी ने 1600 डोलियां तैयार करवाई, और उसमें अपनी सखियों के स्थान पर और राजपूत योद्धाओं को बिठा दिया, और प्रत्येक डोली को कंधा देने के लिए 4-4 या राजपूत योद्धा लगा दिए, और सबके हथियार अंदर उसमें डोली के अंदर रख दिए। इस प्रकार से 1600 डोलियां तैयार करवाई गई, और 1600 डोलियों में प्रत्येक डोली में 4-4 योद्धा और थे, और इस प्रकार से वो सब चले गए। जैसे ही पद्मिनी दिल्ली के समीप पहुंची, तो पद्मिनी ने एक और संदेश अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवाया, और कहा कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपके रनिवास में आने के लिए, आपके 7 महलों में रहने के लिए आ तो रही हूँ, लेकिन मैं एक बार राणा से मिलना चाहती हूँ, तो एक बार मुझे राणा से मिला दे, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी, बस तो एक बार मिला दे, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, तो एक बार और मिल लें। वो तो बिल्कुल इतना लालायित था कि पद्मिनी तेरी हर शर्त मंजूर है ना। हाँ, वही बात है, वही राहत इंदौरी वाली की, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, और दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, है ना। गवारा मतलब स्वीकार, मतलब तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की प्रत्येक बात को स्वीकार कर बैठा मोहब्बत में। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खसारे का मतलब होता है घाटे का सौदा, मतलब घाटे का सौदा करके भी वो उसका इंतजार कर रहा था। और आगे राहत इंदौरी ने, देखो क्या गजब की बात की, यहाँ पे परफेक्ट बैठ रही है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आँख लगे। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है कि मुंतजिर हूँ, मुंतजिर यानी प्रतीक्षा में हूँ, मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। तो इस प्रकार की बातें अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में मैंने यहाँ पे आपको बताई।
तो वो कह देता है कि ठीक है, रतन सिंह से आप मिल लो, पद्मिनी से कह दिया, पद्मिनी को इजाज़त दे दी। तो पद्मिनी जब रतन सिंह को मिली तो रतन सिंह से उसने सारी बातें कह दी कि ये इसमें जो हैं योद्धा लोग बैठे हैं और अब आप जो है इन पे धावा कर दो और यहाँ से चलो अपने चित्तौड़ चलते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे राजपूतों ने और खिलजी की सेना से लड़ाई प्रारंभ की और कुछ सैनिक रतन सिंह के साथ जो है दिल्ली से चित्तौड़ आ गए। कहते हैं कि उसमें गोरा और बादल ने बड़ा ही बहादुरी से युद्ध किया और उसमें जो गोरा और बादल सेनापति थे रतन सिंह के, उसमें गोरा जो सेनापति था वो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने खिलजी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। रतन सिंह जो है चित्तौड़ में अंदर पहुंच गया, चित्तौड़ तक आ गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ चैन पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी तो बस उसे तो बस एक ही पद्मिनी ही दिख रही थी और वो सेना लेके आ गया वहाँ पे, फिर आके घेरा डाला और कहते हैं कि राजपूतों ने भी दुर्ग की काफ़ी रक्षा की, लेकिन आखिरकार रसद की सामग्री खत्म हो रही थी दुर्ग में, तो दुर्ग के किवाड़ खोले गए और रावल रतन सिंह, बादल और जो है उसके जो अन्य जो सेनापति थे वो सारे लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मावती ने किले के अंदर एक जौहर रचाया और उसमें अपनी 1600 जो ललनाएँ थी, जो 1600 सखियाँ थी, उनके साथ उसमें कूदकर और अपने सतीत्व की रक्षा की। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का 26 अगस्त 1303 को और चित्तौड़ किले पर अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बड़े ही खुशी के साथ अंदर किले में प्रवेश करता है कि अब मैं रानी से जाके मिलूंगा, लेकिन जाके देखा कि रानी तो है जो अपने आप को आग को न्यौछावर कर चुकी थी, वो जौहर कर चुकी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोध के मारे आग बबूला हो उठा और उसने कहा कि जाओ और सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दो, जो भी दिखी सबको काट दो। बिल्कुल वो एकदम पागल हो गया था और कहते हैं कि 30,000 हिंदुओं का और उस समय कत्लेआम करवा दिया और चारों ओर लाशों के ढेर लगा दिए और खूनों की नदियां बहा दी। बड़ा ही भयानक दृश्य था विद्यार्थियों, 30,000 लोगों को काट देना, आप सोचिए कितना भयानक दृश्य वो रहा होगा। और इस प्रकार से पूरा चित्तौड़ का पतन हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने अल्पवयस्क पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासन सौंपा और खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और स्वयं चित्तौड़ से दिल्ली लौट आया। इस प्रकार 1303 में और चित्तौड़ का प्रशासन खिज्र खां ने संभालना प्रारंभ किया और 1311 तक चित्तौड़ का शासक रहा। उसके बाद जो मालदेव थे, जालोर के जो कानड़देव के बेटे वीरमदेव के भाई थे, है ना, कानड़देव का बेटा ही हुआ मालदेव। मालदेव और वीरमदेव कानड़देव के दो बेटे थे। तो उसमें से जो मालदेव था उसने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना, जालोर अभियान में वो बच गया था और बाद में उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो खिज्र खां जो था उसने 1311 में मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासन सौंपकर और खिज्र खां दिल्ली चला गया था, है ना। तो 1311 से 1326 तक मालदेव ने चित्तौड़ में शासन किया अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता में। और फिर 1326 में हम्मीर सिसोदिया ने, जो कि सिसोदा गांव का सामंत था, उसने फिर मालदेव को हटाकर और स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली और इस प्रकार से चित्तौड़ में वापस गुहिलों की जो सिसोदा शाखा थी वहाँ का उनका शासन प्रारंभ हुआ और जो कि 1947 तक बना रहा, है ना। वो कहानी हम फिर अगले क्लास में वो राजवंशों में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरी कहानी थी विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरी सुनाई, बड़ी ही आज इंटरेस्टिंग के साथ सुनाई। आज आपको गाना सुनाया, आज आपको कई जो मतले सुनाए, वो भी राहत इंदौरी साहब के। तो इन सारी कहानी को विद्यार्थियों मैं शॉर्ट में अब यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरी कहानी मैं लिखूंगा नहीं, मैं वही बात लिखूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा और हम अभियान की शुरुआत करना चाहेंगे। ये कारण थे और अब अभियान भेजा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है विद्यार्थियों, फिल्म आपने देखी होगी, संजय लीला भंसाली की जो फिल्म आई थी उसमें जो शाहिद कपूर हैं उन्होंने किया था रतन सिंह का रोल और एक और कोई सा हीरो था, शायद रणवीर कपूर था। रणवीर कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था, काफ़ी अच्छी फिल्म थी वो।
है ना, उसको ज़रूर देखना आप, ताकि ये पूरा जो अभियान है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिखूंगा कि उक्त कारणों के चलते, है ना, कारण हमने लिखे उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर, रतन सिंह पर रतन सिंह पर 29 जनवरी 1303 ईस्वी को 1303 ईस्वी को आक्रमण किया, को अभियान भेजा, अभियान भेजा। ठीक है, इस तारीख को मतलब दिल्ली से रवाना होने की तारीख है ना, दिल्ली से रवाना हुए थे इस जनवरी को। ये बात हमें कौन बताते हैं? अमीर खुसरो के अनुसार है ये, है ना। किसके अनुसार है ये बात? खुसरो के अनुसार, है ना। अमीर खुसरो ने बताई है ये बात हमें। ठीक है, इस प्रकार से ये अभियान भेजा जिसने, है ना, जिसने चित्तौड़ का घेरा, चित्तौड़ का घेरा डाला, है ना, चित्तौड़ का घेरा डाला, है ना। ये जो घेरा डाला था वो गंभीरी व बेडस नदियों के बीच में डाला था, है ना। गंभीरी व बेडस नदियों के मध्य घेरा डाला था, है ना, घेरा डाला था, है ना। गंभीरी व बेडस नदियों के मध्य घेरा डाला था। कई बार ये जो नदियां को नाम है इतिहास में भी पूछ लेते हैं ना, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब ये घेरा जो है करीब जो है 8 महीने तक ये घेरा रहा, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 महीने तक, 8 माह तक, कहीं पे 7 माह, कहीं पे 8 माह, है ना। और पद्मावत के अनुसार, पद्मावत के अनुसार 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, है ना, घेरा डाले रहा, मगर तुर्क सेना को, तुर्क सेना लिखूं, मुस्लिम सेना लिखूं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना लिखूं, या सल्तनत की सेना लिखूं, एक ही बात है ना। शाही सेना लिखूं, शाही सेना भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लिए आएगा, है ना। तो तुर्क सेना को, मगर तुर्क सेना को कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, पूरी कहानी मैं नहीं लिखूंगा कि इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखने की लालसा की, फिर घेरा उठा लेने की बात कही, फिर रतन सिंह को बंदी बनाकर वहां ले जाया गया, और वो सारी कहानी नहीं लिखूंगा, मैं सीधे बात लिखूंगा। अब जब ये सफलता नहीं मिली तो यहाँ पे जो है किले में भी रसद सामग्री खत्म हो रही थी, और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके ऊपर भी मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो जिसकी वजह से जो है दोनों ही संधि करने को चाह रहे थे, लेकिन जो राजपूत थे वहां भी रसद की सामग्री कम हो रही थी, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि अंदर हम भूखे मरेंगे उसकी बजाय तो बढ़िया है कि हम द्वार खोलें और शत्रु से लड़ मरें। संभव है कि शत्रु हार जाएगा तो हम वैसे जीत जाएंगे, वरना अंदर मर रहे हैं उसके बजाय तो बाहर मरें तो बढ़िया है। तो इस प्रकार से वो जो है केसरिया बाना पहनकर और वो किले के द्वार खोल देते हैं और तुर्क सेना से लड़ते लड़ते वीरोचित गति को प्राप्त होते हैं। हम सीधी बात हम ऐसे लिख डालेंगे विद्यार्थियों, ठीक है, पूरी सीधी बात ही हम लिख डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा खाद्य सामग्री की कमी के चलते, खाद्य सामग्री की कमी, खाद्य सामग्री की कमी के
चलते रावल रतन सिंह व मंगोल आक्रमण के चलते अलाउद्दीन खिलजी घेरा उठाकर और संधि वार्ता करना चाहता था, है ना, जिसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। इसकी जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। देखो विद्यार्थियों, मतलब इनके बीच में संधि होने के लिए चित्तौड़ किले के गेट खोले जाएंगे, इसकी जानकारी मिलती है। देखो कहाँ से मिलती है। एक तो जो हेमरत्न सूरी की है गोरा बादल चौपाई, वहां से मिलती है। गोरा बादल चौपाई क्या, एक तो बुद्धि विलास है राघव चेतन का खुद, है ना, एक तो वहां से मिलती है। इसके अलावा जो पद्मिनी चरित्र है लब्धोदय की, वहां से मिलती है। और गोरा बादल चौपाई है बिल्कुल हेमरत्न सूरी की, वहां से मिलती है ना। ये 3-4 ग्रंथ हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह, वहाँ से भी और इस प्रकार की बात मिलती है। तो ये मैं 3-4 ग्रंथों के नाम लिखूंगा। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ और है नाभि चंद्र प्रबंध नाम से, कक्का सूरी का, संस्कृत भाषा का है ना। नाभि चंद्र प्रबंध है ना, वहाँ से भी नाभि चंद्र प्रबंध नहीं, नाभि नंद प्रबंध, वहाँ से भी मिलती है ना। तो ये बात मैं लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बात तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, जो है गोरा बादल चौपाई, है ना, गोरा बादल चौपाई, है ना। गोरा बादल चौपाई किसकी है, हेमरत्न सूरी की है विद्यार्थियों। ये हेमरत्न सूरी का ग्रंथ है ये ना, हेमरत्न सूरी का है। नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा पद्मिनी चरित्र, है ना, लब्धोदय का, ठीक है। पद्मिनी चरित्र, है ना, पद्मिनी चरित्र किसका है, लब्धोदय कृत, ठीक है, लब्धोदय कृत, ये यहाँ पे कृत कर देता हूँ मैं, लब्धोदय कृत, ठीक है। इसके अलावा एक है हमारा बुद्धि विलास राघव चेतन का, है ना, बुद्धि विलास। ध्यान रखना इस राघव चेतन का, ये तांत्रिक पंडित था राघव चेतन, है ना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसके बारे में, तांत्रिक पंडित, रतन सिंह का दरबारी तांत्रिक पंडित, है ना, रतन सिंह का दरबारी तांत्रिक जिसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में एक एक को बताया, है ना। ये था राघव चेतन, ठीक है, ध्यान रखना, ये कई बार पूछते हैं ना राघव चेतन। इसके अलावा और जो ग्रंथ मिलता है, एक मिलता है नाभि नंद प्रबंध मिलता है। ये ग्रंथ है विद्यार्थियों कक्का सूरी का, है ना, किसका है, कक्का सूरी का, है ना, जैन ग्रंथ है ये, है ना, जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये, जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ है और संस्कृत भाषा का है ना। ऐसे पूछते नहीं है किस भाषा का है, हिस्ट्री में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जीके में पूछा जा सकता है किस भाषा का है। जैन ग्रंथ है संस्कृत भाषा का, ठीक है।
इसके अलावा विद्यार्थियों एक नाम और मिलता है, ये संस्कृत भाषा में सही ढंग से लिख देता हूँ, संस्कृत भाषा एक अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह है ना, खजाइन उल फुतूह है ना, खजाइन उल फुतूह। इसको विद्यार्थियों तारीख ए अलाई भी बोलते हैं। ये ग्रंथ एक ही है, इसके नाम दो हैं ना, तारीख ए अलाई भी इसको बोला जाता है। ठीक है, किसका है ये? अमीर खुसरो का है ना, अमीर खुसरो का। गजब के ये शायर थे अमीर खुसरो है ना, बड़े शानदार शायर थे। और इनकी जो गज़लें हैं, शेर हैं, काफ़ी फेमस हैं। आपने पढ़ा होगा, गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपुने रैन भई चहूँ देश। ये शेर इसी अमीर खुसरो का है ना। जब इनके जो गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, वो जब स्वर्ग सिधार गए, तब उनकी मृत्यु पर इन्होंने लिखा था कि चल खुसरो घर आपने रैन बहु भई चहूँ देश। कि अपना गुरु जब डेथ हुई गुरु की, तो कहा कि ये संसार में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, सांझ भई रैन हो गई है, खुसरो अब तू भी अपने घर चल। और कहते हैं कि कुछ दिनों बाद खुसरो ने भी देह त्याग दी थी। इतने कमाल के व्यक्ति थे। तो इन सारे ग्रंथों से और विद्यार्थियों यहाँ पे संधि होने की बात मिलती है, संधि होने के लिए गेट खोलने की बात मिलती है। लेकिन जैसे ही द्वार के गेट खोले, उनमें झगड़ा होता है और रावल रतन सिंह और गोरा बादल जो हैं ये वीरगति को प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों, लड़ते हुए है ना। ये सब हम पढ़ेंगे अब ना। इसमें लक्ष्मण सिंह सिसोदा भी साथ में थे है ना, और रावल रतन सिंह, गोरा बादल, ये सब लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिटाना चाहूँगा और हम जो है आगे की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाना चाहूँगा विद्यार्थियों। आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, मेरे साथ साथ में उतार रहे होंगे है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार से जो है किले के द्वार खोले गए और द्वार खोलते ही दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार है ना, इस प्रकार किले के द्वार खोले गए मगर द्वार खोलते ही, मगर मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूं जो अपने एग्जाम में आएगा सवाल। मगर द्वार खोलते ही दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत केसरिया पहनकर तुर्क सेना पर टूट पड़े है ना। और इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों, रावल रतन सिंह है, गोरा बादल है और लक्ष्मण सिंह सिसोदा है, ये सब जो थे वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए है ना, टूट पड़े। और रावल रतन सिंह, गोरा बादल, ये अलग अलग दो योद्धा हैं ना, चाचा भतीजा थे। गोरा बादल, लक्ष्मण सिंह ये सिसोदा गांव के रहने वाले थे, इसलिए सिसोदा लिखते हैं इनको ना। लक्ष्मण सिंह सिसोदा आदि वीरगति को प्राप्त हुए है ना, वीरगति को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी ने
और जौहर किया अंदर किले में, है ना। रानी पद्मिनी ने रानी पद्मिनी ने रानी पद्मिनी ने 1600 ललनाओं के साथ 1600 ललनाओं के साथ 1600 ललनाओं के साथ जौहर किया, है ना, जौहर किया। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, ध्यान रखना डेट फिक्स है ना, एग्जैक्ट मिलती है, अमीर खुसरो बताते हैं ये डेट। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, है ना, चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। एके ने, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे एके ने अब देखो एके ने यहाँ, ये कत्ले आम वाली बात जरूर लिखेंगे। एके ने यहाँ कत्ल ए आम, है ना, करने का आदेश दिया, देकर 30,000 लोगों को कटवा दिया, है ना, 30,000 हिंदुओं को कटवा दिया, हिंदुओं को मरवा दिया या कटवा दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों बड़ा ही भयानक दृश्य था ये, और मंदिर थे वो सारे धराशायी कर दिए, और यहाँ पे मस्जिदें बनवाई। चित्तौड़ की तलहटी में एक मस्जिद बनवाई, जहाँ पे एक फारसी भाषा में एक लेख भी मिलता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को जनता का शासक, दुनिया का शासक कहा है, उस समय का सूर्य कहा है ना, इस प्रकार की बात मिलती है ना। तो मरवा दिया और मंदिर नष्ट करवा दिए, है ना, मंदिर नष्ट करवाए, मस्जिदें बनवाई। ठीक है, चित्तौड़ की तलहटी में, चित्तौड़ की तलहटी में एक मस्जिद बनवाई, जिस पर फारसी भाषा में लेख मिलता है, जिसमें एके को उस समय का सूर्य व संसार का शासक कहा है ना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ाई की गई है, क्योंकि फारसी का लेख है, इसी के उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो एक बात हो गई है। चित्तौड़ का नाम इसने बदलकर क्या किया, चित्तौड़ का नाम अपने अल्प वयस्क पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। वे खिज्र खां को यहाँ
यहाँ का प्रशासक बनाया, है ना। खिज़र खां को यहाँ का प्रशासक बनाया, जिसने कब तक शासन किया, जिसने 1303 से 1311 ईस्वी तक शासन किया, है ना। जिसने 1303 से 1311 तक शासन किया और 1311 से 1326 तक इसके बाद 1311 से 1326 ईस्वी तक मालदेव मूछाड़ा, है ना, मालदेव मूछाड़ा, है ना। ये जालोर वाले थे ना, जालोर के जो मैंने आपको करवाया है पहले बताया, जालोर वाले में बताया था, है ना। जो जालोर का जो वीरम देव था उसका भाई था ये, है ना। मूछाड़ा ने शासन किया, है ना। फिर 1326 ईस्वी में अमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराया, है ना। हमीर ने 1326 में और चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र करवा लिया ना। इस प्रकार चित्तौड़ जो है करीब 23 से 1 साल तक और इसके अधीन दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये था पूरी कहानी विद्यार्थियों रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की। आप इसे उतारें, इसके बारे में कुछ बातें और हैं जो मैं अभी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। विद्यार्थियों इसमें जो पद्मिनी की जो कहानी मिलती है ना, उसके बारे में मैं 1-2 फैक्ट लिखाना चाहूँगा। पद्मिनी की जो कहानी है उसको कुछ विद्वान जो हैं वो मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है कि ये बात सही है। उसमें जैसे एक तो ओझा जी का नाम आता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी इस कहानी को कपोल कल्पित मानते हैं। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों KS लाल भी इसको जो है कपोल कल्पित मानते हैं, कानून को भी कपोल कल्पित मानते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि पद्मिनी की कथा को नकारने वाले, है ना। पद्मिनी की कथा को नकारने वाले कौन कौन हैं? जैसे एक तो हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसको हम लिखते हैं GH ओझा, है ना, GH ओझा, ठीक है, GH ओझा। इन्होंने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखा, है ना, उदयपुर राज्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा एक और नाम मिलते हैं KS लाल, है ना, KS लाल, ठीक है, KS लाल। इसके अलावा एक नाम मिलते हैं डॉक्टर कानून को, है ना, डॉक्टर कानून को, ठीक है। इन तीनों नामों का आप ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये तीनों जो हैं नकारते हैं। स्वीकारने वाले, इस कथा को स्वीकारने वाले, है ना, स्वीकारने वाले कौन कौन हैं? स्वीकारने वालों में देखो पद्मावत तो है ही है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, है ना। इसके अलावा पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। इसके अलावा दशरथ शर्मा स्वीकारते हैं, है ना, दशरथ शर्मा स्वीकारते हैं। और हमारे डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा जी हैं, गोपीनाथ शर्मा, वो भी स्वीकारते हैं, है ना, गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा जी का नाम जो है आप इनको अच्छे से रट्टा मार के रखना, ठीक है। एक फैक्ट और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ को जीत लिया तो चित्तौड़ दुर्ग से इसका जो अष्ट धातु का बेशकीमती दरवाजा था वो उसको उखाड़ कर और दिल्ली ले गया, है ना। और कहते हैं कि कालांतर में वो दरवाज़ा दिल्ली के लाल किले में जड़ा दिया गया और 1764-65 में भरतपुर के जाट शासक जवाहर सिंह उस किले से यानी कि लाल किले से उस अष्ट धातु दरवाजे को उखाड़ कर ले आया और वापस लाकर और उस दरवाजे को भरतपुर के
और जो है लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिया, और आज भी कहते हैं कि वो दरवाज़ा वहीं पे लगा हुआ है। ये दरवाजे वाली बात भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो विद्यार्थियों मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतने के बाद यहाँ से एक बेशकीमती अष्टधातु दरवाजा दिल्ली ले गया, जिसे कालांतर में, यानी कि बाद में, है ना, इसे कालांतर में लाल किले में लगाया, है ना, लाल किले में लगाया। इस दरवाजे को 1764-65 ईस्वी में भरतपुर के जाट शासक क्या नाम था? जवाहर सिंह। भरतपुर के जाट शासक जवाहर सिंह दिल्ली से भरतपुर लाए व लोहागढ़ में लगवाया। लोहागढ़, है ना, जिसको विजयगढ़ भी बोलते हैं, ये भी भरतपुर में है। VTR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया। कहते हैं कि वर्तमान में भी यह दरवाजा वहीं पे लगा हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बातें थी, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। और चित्तौड़ किले के बारे में अमीर खुसरो ने एक बात और लिखी है कि यहाँ पर हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर था। ये बात भी अमीर खुसरो ने लिखी है ना। अमीर खुसरो ने क्या लिखी है चित्तौड़ दुर्ग के संदर्भ में? अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो ने चित्तौड़ दुर्ग के संदर्भ में क्या लिखा कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें आसमान पर है। ठीक है, ये बात लिखी थी किसने? अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 360 डिग्री अध्ययन हमने किया रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो घटना घटित हुई उसका। ठीक है, तो कंप्लीट बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आप इसको अच्छे से उतार लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।